हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। मतलब अब हमको ब्रिटेन के बारे में पढ़नी है। लास्ट क्लास में हमने इटली और जर्मनी के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे देखा था कि इटली और जर्मनी कैसे उनका एकीकरण होता है। वो जो बटे हुए थे, बहुत सारे साम्राज्य ने उनको बांट लिया था, वो कैसे मिलके एक हो जाते हैं। वहाँ पे रूढ़िवादी जो थे, रूढ़िवादी की मदद से इटली का एकीकरण होता है। अब हमको पढ़ना है ब्रिटेन। ब्रिटेन के बारे में समझते हैं। अच्छा, ब्रिटेन को यहाँ पे ब्रिटेन की कहानी समझने से पहले ब्रिटेन का मैप समझते हैं। हालांकि मैप आपकी बुक में दिया नहीं गया है, बट फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ब्रिटेन की कहानी क्या है। ब्रिटेन में, अच्छा, आप लोग सुनते होंगे यूके सुनते होंगे, कभी इंग्लैंड सुनते होंगे, कभी ग्रेट ब्रिटेन सुनते होंगे, कभी ब्रिटिश आइल्स सुनते होंगे। तो इन सबका मतलब क्या है। अच्छा, जो ब्रिटिश आइल्स से समझाती हूँ पहले मैं आप लोगों को। देखिए क्या कुछ है। आइलैंड जो ब्रिटिश आइल्स बना हुआ है वो बहुत सारे आइलैंड, द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, उनसे मिलके बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह का कुछ, यहाँ पे देखिए ये मैंने कुछ द्वीप को ड्रॉ किया है। ये जो है ऊपर का जो द्वीप है, राइट साइड वाले में देखिएगा, इसका नाम है स्कॉटलैंड। ठीक है, क्या है ये, स्कॉटलैंड है। ये नीचे क्या है, ये है इंग्लैंड और ये है वेल्स। और ये पूरा ये जो आइलैंड आप लोग देख रहे हैं, द्वीप देख रहे हैं, इसका नाम है आयरलैंड। ठीक है, तो ये सारे द्वीप, हालांकि छोटे छोटे से और भी द्वीप हैं, बट जो यहाँ पे बड़े द्वीप हैं, बड़ी देश हैं यहाँ पे जो मिलकर ब्रिटिश आइल्स को बनाते हैं, उसको ही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए स्कॉटलैंड हो गया, एक इंग्लैंड हो गया, एक वेल्स हो गया और एक आयरलैंड हो गया। तो आप लोगों ने तो सुना इंग्लैंड। तो देखिए अब इंग्लैंड यहाँ पे कंट्री निकल के आ गई कि इंग्लैंड क्या है, एक कंट्री है यहाँ पे जो हुआ, अभी भी है, पहले भी हुआ करती थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों को मिला के बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। इन तीनों को मिला के बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेट ब्रिटेन। और यहाँ पे आयरलैंड दिया हुआ है। अच्छा, आयरलैंड को भी दो भाग में डिवाइड किया गया। दो भाग मतलब एक छोटा सा जो उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड जब इस ग्रेट ब्रिटेन से मिलता है, उत्तरी आयरलैंड जब इस ग्रेट ब्रिटेन से मिलता है, ग्रेट ब्रिटेन मीन्स स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये जो तीनों ने मिलकर ग्रेट ब्रिटेन को फॉर्म किया है, उनसे जब मिलता है ये उत्तरी आयरलैंड, तो क्या बनाते हैं ये मिलके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप लोग फ्रिक्वेंटली हमेशा सुनते होंगे, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आ रहे हैं वो समझ में आ गया। स्कॉटलैंड आ गया हमारा, इंग्लैंड आ गया, वेल्स आ गया और आयरलैंड का बेटा उत्तरी भाग, उत्तरी आयरलैंड आया है। ठीक है, चलिए अब इस आयरलैंड को भी ले लेते हैं, ये जो नीचे वाला आयरलैंड है। अब पूरे आयरलैंड को अगर ले लिया जाए तो इन सब को मिला के, टोटल इन सब को मिला के बोला जाता है ब्रिटिश आइल्स। क्या बोला जाता है, ब्रिटिश आइल्स। क्लियर हो गया। और यहाँ पे छोटे छोटे से और आइलैंड हैं, उन सारे आइलैंड्स को अगर मिला, छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनको मिला लिया जाए, पूरा आइलैंड मिला, इसको बोलते हैं ब्रिटिश आइलैंड। तो समझ में आ गया इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, फिर उसके बाद यूके क्या है, फिर ब्रिटिश आइल्स क्या है और ब्रिटिश आइलैंड क्या है। इतना पूरा क्लियर हो गया, एक मैप आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन कैसे इसका निर्माण होता है। तो कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का जो निर्माण होता है, क्योंकि हम लोग राष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रवाद की बात पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही उथल पुथल होती है। जैसे हम लोगों ने देखा इटली में हुई थी ना, इटली में क्या हुआ था, जो गैरीबाल्डी थे वो दक्षिण भाग में गए थे, वहाँ के किसानों की हेल्प लेके उन्होंने वहाँ पे जो भी साम्राज्य था वो बूर्बो वंश का, उसको हटा दिया था। यहाँ पे कोई उथल पुथल वैसी कुछ खास नहीं होती है। यहाँ पे एक प्रक्रिया थी, एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें बाद में चल के इनको आज़ादी मिल जाती है। क्या प्रक्रिया थी, 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी मीन्स वही ब्रिटेन, ब्रितानी राष्ट्र जैसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे बेसिकली द्वीप समूह थे। ठीक है, द्वीप समूह कौन कौन से, जिसमें अंग्रेज रहते थे, वेल्स रहते थे, स्कॉट रहते थे और आयरिश रहते थे। तो अंग्रेज कहाँ रहेंगे, इंग्लैंड में। वेल्स कहाँ रहेंगे, वेल्स जो होते थे वो वेल्स में रहते थे। स्कॉट जो थे, स्कॉटलैंड जो मैंने बताया, स्कॉटलैंड वाली कंट्री में। और आयरिश कहाँ रहते थे, आयरलैंड में रहते थे। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग द्वीप थे, अलग अलग कंट्रीज थी ये, तो इनको मिला के ब्रिटेन बनाया गया। तो ये पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, इनमें अलग अलग रहने वाले लोग थे। और इनकी पहचान क्या थी, निर्जातीय थी। निर्जातीय मतलब कि इनकी अपनी अपनी परंपरा थी, अपनी अपनी इनकी संस्कृति थी, सबकी सब कुछ अलग अलग चलता था, सबका अपना अपना, चाहे वो उनकी राजनीति हो, चाहे वो संस्कृति हो, सबकी अपनी अपनी
अलग अलग परंपरा थी। तो चलिए ठीक है, सबका अपना अपना चल रहा है सिस्टम, सब अपनी अपनी लाइफ में जी रहे हैं। बट क्या होता है जब औद्योगिकीकरण होता है तो जो आंग्ल राष्ट्र है, आंग्ल राष्ट्र मतलब इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड जो होता है उसको, उसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, उसको पावर बहुत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि बस पैसे आ जाते हैं, धन दौलत आ जाती है, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हो जाती है। अब बताइए कोई भी इतना, आप सपोज एक देश का ही समझ लीजिए, देश में कोई एक सेक्शन है, कोई एक समूह है जो बहुत ही उसका विकास हो गया, बहुत ही मजबूत हो गया, तो वो क्या कोशिश करेगा कि अब धीरे धीरे करके बाहर के लोगों को भी अपने अंदर में कर लिया जाए, कोशिश करेगा ना। तो वही सेम चीज़ बेटा आंग्ल राष्ट्र ने भी की, जो इंग्लिश थे उन्होंने भी यही सेम चीज़ की। उन्होंने अब कोशिश करी कि कैसे अपना प्रभुत्व को हम बढ़ा सकें, अपनी जो हमारी शक्तियां हैं उसको और बाहर के देशों में भी लेके जा सकें। तो वो लोग कोशिश करने लगे। तो पहले तो वो अपने देश में ही करते हैं, अपने देश में से, अपने देश में राजा महाराजा का सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पहले अपने देश में उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जो राजतंत्र थी उनसे ताकत को छीन लिया। कब? 1688 में। देखते होंगे आप लोग कि आज भी वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र चलता है। संवैधानिक राजतंत्र में वहाँ पे एक संविधान है, प्लस वहाँ पे राजा भी है, मोनार्कियल सिस्टम, राजतंत्र भी चलता है, दोनों सिस्टम है। तो उसी टाइम से यहाँ पे 1688 में उन्होंने राजतंत्र से ताकत छीन ली और क्या किया, यहाँ पे इन्होंने राष्ट्र राज्य बना के एक संविधान बनाया और राजतंत्र जो राजा था उसकी पावर किसके अंदर में कर दिया? संविधान के अंदर में कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, इन्होंने राष्ट्र राज्य का निर्माण कर लिया। अब देखते हैं, अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, ऊपर स्कॉटलैंड था, ऊपर बताया था मैंने, बीच में इंग्लैंड था, ऊपर स्कॉटलैंड था, बताया था ना मैप में। मैप आप लोगों ने ड्रॉ किया है कि नहीं? अदरवाइज पीछे जाके फिर से आप लोग मैप को ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो इंग्लैंड था और स्कॉटलैंड था, दोनों के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है 1707 में। तो देखिए इंग्लैंड ने कैसे स्कॉटलैंड को भी अपने अंदर में मिला लिया, और 1707 में किससे? एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू। और क्या फॉर्म करते हैं? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, इसकी पहले मैं कहानी समझा देती हूँ आपको। देखिए हमने क्या क्या कंट्रीज देखी थी, ऊपर स्कॉटलैंड था, इंग्लैंड था और बगल में यहाँ पे वेल्स था। तो वेल्स जो था बेटा, वेल्स इंग्लैंड के पास में बहुत पहले ही आ चुका था, ठीक है, पहले से ही था, उसको उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। बचता क्या है? स्कॉटलैंड बचता है। तो स्कॉटलैंड को 1707 में इन्होंने, जो इंग्लैंड थे उन्होंने, इंग्लिश ने अपने अंदर में मिला लिया। कैसे मिलाया? क्या होता है कि जो स्कॉटलैंड होता है तो ब्रिटेन और इंग्लैंड की और फ्रांस की बिल्कुल नहीं जमती थी। तो जब दोनों की नहीं जमती थी तो क्या था कि फ्रांस ने कोशिश की कि स्कॉटलैंड को अपने अंदर में कर लिया जाए, स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला लिया जाए। तो ब्रिटेन को जब पता चला कि वो अगर वो उनके साथ मिल जाएगा तो ये तो ब्रिटेन, इंग्लिश के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को पैसे दिए। अच्छा, पैसे क्यों दिए? क्योंकि स्कॉटलैंड को पैसे की ज़रूरत थी, स्कॉटलैंड डेप्ट में था, कर्जे में था वो। तो ब्रिटेन ने इसको पैसे दिए, जिसकी वजह से इसने अपने कर्जा चुकाया और इसी में उन्होंने साइन किया एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके तहत अब जो स्कॉटलैंड है वो किस में आ गया है? इंग्लैंड के साथ आके मिल गया है। और क्या फॉर्म किया है इन लोगों ने मिलके? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ग्रेट ब्रिटेन आके फॉर्म कर रहे हैं ये। अच्छा, अब क्या होता है? चलिए ठीक है, उन्होंने स्कॉटलैंड पे अपना प्रभुत्व जमा लिया, स्कॉटलैंड से आके वो मिल गए स्कॉटलैंड। अब ये होता है कि क्योंकि जो संसद थी वहाँ की, संसद तो अभी जो उन्होंने मिलके बनाई थी ब्रिटेन में, उसमें तो अंग्रेजी लोग ज़्यादा रहते थे, आंग्ल सदस्य का दबदबा था उसमें। तो इससे क्या हुआ, जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनको दबाया जाने लगा, उनकी जो पहचान थी उसको दबाया जाने लगा, उसको, उनकी जो संस्कृति थी, उनके जो राजनीतिक संस्थान थे उनको योजनाबद्ध तरीके से दबाया जाने लगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग कि जो क्रिश्चियन होते हैं बेटा, क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन में भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की बात करें, जो कैथोलिक होते हैं वो पुराने परंपरागत लोग होते हैं, जो पुराना जैसे सिस्टम चला आ रहा था, पुराने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। जो प्रोटेस्टेंट हो वो क्या है, कैथोलिक का विरोध करते हैं, तो ये भी क्रिश्चियन फॉलो, ये भी क्रिश्चियनिटी को करते हैं, बट ये कैथोलिक्स का विरोध करते हैं और जो क्रिश्चियनिटी उसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं, चेंजेस को फॉलो करते हैं। तो ये जो हमारा ब्रिटेन है, इंग्लैंड था, ये इसमें ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट रहते थे। ठीक है, और स्कॉटलैंड में कैथोलिक्स भी थे और प्रोटेस्टेंट भी थे। जब स्कॉटलैंड को इंग्लैंड ने अपने अंदर में कर लिया तो प्रोटेस्टेंट तो खुश हो गए, क्योंकि इंग्लैंड तो प्रोटेस्टेंट था, बट जो स्कॉटलैंड में कैथोलिक्स रह रहे थे, स्कॉटलैंड में कैथोलिक्स थे, उन्होंने इस चीज़ का क्या किया, विरोध किया। उन्होंने बहुत बार अपनी आज़ादी को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। ठीक है, लेकिन उनको ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। जो इंग्लैंड था उसने उनका दमन कर दिया। और साथ में क्या करता था इंग्लैंड, जो भी स्कॉटिश हाईलैंड के लोग थे उनको उनकी भाषा तक बोलने की
छूट नहीं थी, वो अपने राष्ट्रीय पोशाक तक नहीं पहन सकते थे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को तो वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ब्रिटेन ने, जो भी इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने जब मिलाया स्कॉटलैंड को अपने अंदर, अपने साथ में, लेकिन वहाँ पे उसकी जो संस्कृति थी उसको भी खत्म कर दिया। लोगों की जो आज़ादी थी वो अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं कर सकते हैं, अब उनको आंग्ल संस्कृति जो थी उसका उनको एक तरह से प्रेशराइज किया जाता था कि आप उसको फॉलो करिए। चलिए, ये तो हो गई स्कॉटलैंड की कहानी। अब आता है आयरलैंड। आयरलैंड का समझते हैं क्या हुआ। तो आयरलैंड में सेम ऐसी ही कुछ कहानी होती है। वहाँ पे भी कैथोलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं। हालांकि वहाँ पे कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में बहुत ही गहराई से वो बटा हुआ था, मतलब जो प्रोटेस्टेंट थे वो भी थे, कैथोलिक्स थे वो भी अच्छे खासे संख्या में थे, लेकिन कैथोलिक्स कुछ ज़्यादा ही थे। अच्छा ठीक है, कैथोलिक ज़्यादा थे, प्रोटेस्टेंट कम थे, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट थे ना भाई, वो प्रोटेस्टेंट भी बहुत अच्छे खासे क्या थे, पैसे वाले थे। पैसे वाले थे तो पैसे वाले थे तो उनका प्रभुत्व जो था अच्छा खासा तो रहेगा ही भाई, जो पैसे वाला रहेगा उसका दबदबा तो रहेगा ही। तो यहाँ पे ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन अब आयरलैंड में आना चाहता था, घुसना चाहता था। तो यहाँ पे ब्रिटेन जब घुसता है तो यहाँ के कैथोलिक जो होते हैं वो विद्रोह करते हैं और जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। मतलब प्रोटेस्टेंट चाह रहे हैं कि हम जाके ब्रिटेन से मिल जाए, लेकिन कैथोलिक इस चीज़ का क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो इन्हीं विद्रोह में कैथोलिक्स में एक नाम निकल के आता है वुल्फ टोन का। किसका? वुल्फ टोन, जो एक कैथोलिक थे। उन्होंने जो आयरिशमैन थे वहाँ के, यूनाइटेड आयरिशमैन, उनके साथ मिलके 1798 में उन्होंने विद्रोह किया था, जो कि असफल हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने विद्रोह किया, विद्रोह असफल हो गया, तो फाइनली 1801 में जो आयरलैंड था उसको भी किस में शामिल कर लिया जाता है, ब्रिटेन में, ठीक है। और एक यहाँ से आप देखते हैं कि एक नया ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण होता है और यहीं से अब आंग्ल संस्कृति जो है, आप देख रहे हैं कि सारे जो भी द्वीप थे उनमें धीरे धीरे क्या करके हावी हो गया। उसने एक तरह से लोगों को हाईजैक कर लिया, ठीक है, जो यहाँ की संस्कृति थी उसको हाईजैक करके अपनी संस्कृति को लोगों पर थोप दिया। ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह, अब यहाँ पे हर जगह अब क्या क्या फॉलो होने लगे, ब्रिटेन की चीज़ें यहाँ पे फॉलो होने लगी। ब्रिटेन के जो भी सिंबल्स थे वो यहाँ पे फॉलो होने लगे, जैसे ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह, ब्रिटेन का झंडा जो था, ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान क्या था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने लगा और जो भी पुराने राष्ट्र थे, पुराने राष्ट्र जो मतलब ये जो पहले हमने आयरलैंड देखा, स्कॉटलैंड देखा, इनकी अब तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब ये तो एक तरह से ये हो गया कि अब यूके के अंडर में है, क्योंकि मिला के तो उन्होंने यूके फॉर्म कर दिया ना, तो अब ये यूके हो गया। और यूके में डोमिनेंस किसका है, यूके में डोमिनेंस है बेटा अंग्रेजी का, इंग्लिश का डोमिनेंस है। तो इनकी जो संस्कृति थी, इनकी जो परंपराएं थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई और ये मात्र भर क्या रह गए कि ये जो ब्रिटिश है, इंग्लिश है, उनके एक सहयोगी बन के रह गए, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया। आज भी हम लोग कहते हैं तो हम लोग यूके का नाम लेते हैं, और यूके का नाम लेते हैं तो हम लोग के दिमाग में तुरंत किसका नाम आता है बेटा, इंग्लिश का नाम आता है, इंग्लैंड का नाम आता है कि वहाँ पे अंग्रेज रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग के दिमाग में स्कॉटलैंड ऐसा कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यूके जो है वो उसमें इंग्लिश का कितना ज़्यादा डोमिनेंस है। तो इस तरह से यूके का फॉर्मेशन हुआ है। आई होप आप लोगों को टॉपिक्स सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। तो इतना ही करते हैं आज। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक फैलाइए। चलिए, थैंक यू सो मच।